स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन सीरीज़ विद इंडियन स्टडी यूट्यूबर के साथ, जिसमें हम लोग इसका पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, तो ये वाले पार्ट में हम लोग बाकी चीज़ों को देखेंगे। Sexual reproduction involve formation of the male and female gamete either by the same individual or by different individual of the opposite sex। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होना, या तो एक सेम इंडिविजुअल ही दोनों गैमेट को प्रोड्यूस करेंगे, या फिर अलग अलग इंडिविजुअल दोनों अपोजिट सेक्स के, एक मेल और एक फीमेल, एक एक गैमेट को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ए सेक्सुअल में कोई भी गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फ्यूजन कुछ नहीं होता, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है। दीज गैमेट फ्यूज टू फॉर्म द जायगोट विच डेवलप टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म। अब होता क्या है, ये जो गैमेट हैं ये आपस में फ्यूज़ करते हैं ताकि ये जायगोट फॉर्म करें, और वही जायगोट बाद में जाके एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेता है। अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो इट इज़ एन एलैबोरेट, कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस एज़ कम्पेयर टू ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम दोनों को कंपेयर करके चलते हैं तो जो आपका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस है काफ़ी बड़ा प्रोसेस होता है, टाइम लगता है, कॉम्प्लेक्स होता है और स्लो होता है, धीरे होता है। क्यों? किसके कंपैरिजन में? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसकी वजह से ऐसे ऑफस्प्रिंग आते हैं जो अपने पेरेंट से बहुत आइडेंटिकल नहीं होते, या अमंग आपस में आइडेंटिकल नहीं होते। देखिए, मेन चीज़ समझने वाली ये है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जब भी गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, या गैमेट फॉर्मेशन सॉरी ए सेक्सुअल में गैमेट फॉर्मेशन तो होता ही नहीं है, लेकिन जब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, ऑफस्प्रिंग जब बनते हैं, ठीक है, ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन कहना चाहिए था, ऑफस्प्रिंग जब बनते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स के, दे आर क्लोन, बिल्कुल सेम, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। लेकिन सेक्सुअल में ऐसा क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि यहाँ पे किसी एक के कैरेक्टरिस्टिक नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे दो के कैरेक्टरिस्टिक आ रहे हैं। क्या हो रहा है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अ स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स, plants, animal or fungi show that though they differ so greatly in external morphology, कि मतलब अगर हम बात करें एक डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स पे जब स्टडी हुई, प्लांट पे, एनिमल पे, सब पे, कि बाहर से मॉर्फोलॉजिकली जब भले ही कितने ही अलग हों, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सरप्राइजिंगली दे शेयर अ सिमिलर पैटर्न। कि बाहर से कैसे भी हों, लेकिन जब इंटरनल स्ट्रक्चर की बात आती है तो ये लोग एक सेम पैटर्न शेयर करते हैं। Let us first discuss what features are common to these diverse organism। अब हम लोग देखेंगे कि कौन से फीचर्स हैं जो कॉमन होते हैं डाइवर्स अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। All organisms have to reach a certain stage of growth and maturity in their life। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबको एक प्रॉपर ग्रोथ और मेच्योरिटी की स्टेज में पहुंचना होता है, उससे पहले वो रिप्रोड्यूस कर सकें। ऐसा तो नहीं है कि एकदम स्टार्टिंग से ही दे स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग। एक पर्टिकुलर ग्रोथ होती है जब वो इस काबिल हो पाते हैं, मेच्योर हो पाते हैं, उसके बाद दे रिप्रोड्यूस। और ये दोनों तरह से मतलब है, लाइक आपका फिजियोलॉजी बॉडी की उस हिसाब से तैयार होनी चाहिए। दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ इज़ कॉल्ड द जुवेनाइल फेज। तो यानी कि जब बॉडी प्रिपेयर करती है अपने आप को किसके लिए? रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो जो वो ग्रोथ और मेच्योरिटी वाली एज होती है, वहाँ तक पहुँचने के फेज़ को हम जुवेनाइल फेज कहते हैं। और प्लांट्स के अंदर उसको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। अब जैसे ही जुवेनाइल या फिर वेजिटेटिव फेज़ एंड होता है, जैसे ही जब जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज़ एंड होता है तो क्या होता है? रिप्रोडक्टिव फेज़ दिखना शुरू हो जाता है, यानी रिप्रोडक्टिव फेज़ स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नाउ ऑब्जर्व अ फ्यू ट्रीज इन योर एरिया। Do they flower during the same month year after year? Why do you think the availability of fruits like mango, apple, jackfruit is seasonal? कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो अवेलेबिलिटी होती है वो सीजनल होती है, पर्टिकुलर कुछ ही सीज़न में मिलते हैं। कुछ चीज़ क्या होती है, आप अपने फ्लावर्स अपने आसपास ऑब्जर्व करो, क्या वो हर मंथ आफ्टर एक ही मंथ के टाइम पे ऐसा मतलब फ्रूट्स देते हैं? दूसरी चीज़, आर देयर सम प्लांट्स दैट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर? कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो पूरे साल फ्लावर देते हैं, एंड सम जो सीजनल फ्लावरिंग शो करते हैं, मतलब सीजन टू सीजन प्लांट्स। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। द एनुअल एंड बायनियल टाइप, दो तरह के बोले हैं, एनुअल एंड बायनियल। वो क्या करते हैं? क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेजेस शो करते हैं।
कुछ प्लांट्स चाहे एनुअल हैं चाहे बायनियल टाइप हैं, इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। वो वेजिटेटिव जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, जो यानी ग्रोथ वाला पीरियड होता है, रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेज मतलब जो एकदम ओल्ड एज आ जाती है, ठीक है। और पेरेनियल स्पीसीज़ के अंदर ये चीज़ डिफ़ाइन करना बहुत मुश्किल है। नाउ एक चीज़ समझने की है जो यहाँ पे हम समझेंगे थोड़ा सा, जब हम बात करते हैं पेरेनियल, बाइनियल और ये आपके क्या कहते हैं एनुअल की, तो इसमें 2-3 चीज़ समझने की है। एनुअल फ्लावर्स या प्लांट्स क्या करते हैं, वो साल में एक बार ग्रो करते हैं एंड देन इनका लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाता है, ठीक है, 1 साल के लिए होता है। बायनियल होता है जिनका लाइफ साइकिल 2 साल लेता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, लाइक उनका लाइफ साइकिल ख़त्म होता है। फिर आते हैं पेरेनियल स्पीसीज। पेरेनियल ऐसे होते हैं लाइफ लॉन्ग काइंड ऑफ, वो चलते रहते हैं, उनके साथ जो भी उनका फेज़ है वो काफ़ी सालों तक चलता रहता है। अ फ्यू प्लांट एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिना। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो बहुत ही अलग तरह का फ्लावरिंग फिनोमिना दिखाते हैं, जैसे कि बैम्बू स्पीसीज फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। बैम्बू स्पीसीज क्या करती हैं, पूरे साल भर में वो क्या करती हैं, सिर्फ एक बार क्या करती हैं, फ्लावर देती हैं, ठीक है। जनरली आफ्टर 50 to 100 ईयर्स, 50 से 100 साल बाद वो ऐसे करती हैं। लार्ज नंबर में फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं एंड देन दे डाई। किसकी बात हो रही है, बैम्बू की। एक और प्लांट है स्ट्रॉबिलेंथस पुंथियाना, दैट इज़ नीला कुरंजी। वो 12 साल में एक बार फ्लावर देता है। एज मैनी ऑफ यू वुड नो दिस प्लांट फ्लावर ड्यूरिंग सितंबर अक्टूबर 2006। तो ये जो फ्लावर था इसने सितंबर अक्टूबर 2006 में फ्लावरिंग की थी। अब 12 साल बाद ये दोबारा से फ्लावर करेगा। उसकी मास फ्लावरिंग की वजह से क्या हुआ, जो हिली एरिया थे केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु के, वो बिल्कुल ऐसे हो गए, ब्लू हो गए, ठीक है, क्योंकि इसका जो फ्लावर था उस कलर का था और उसकी वजह से बहुत सारे टूरिस्ट उसको देखने गए थे। एनिमल के अंदर जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। ओके, ये पॉइंट हम समझ लेते हैं। जो जुवेनाइल फेज एनिमल्स में होता है वहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं रिप्रोडक्टिव बिहेवियर से पहले, मतलब जब तक रिप्रोडक्टिव एज पहुँचती है उससे पहले बॉडी में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। और रिप्रोडक्टिव फेज भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ड्यूरेशन का होता है। अब ये जो हम पढ़ेंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एनिमल्स की बात करें तो जो बर्ड्स हैं, क्या वो पूरे साल अंडे देते हैं या फिर एक सीजनल फिनोमिना होता है। बाकी जो एनिमल्स हैं जैसे कि फ्रॉक्स और लिजर्ड, उनका क्या हिसाब रहता है जब वो अंडे देते हैं या फिर जब वो टेडपोल्स वगैरह फॉर्म होते हैं, क्या चक्कर है। यू विल नोटिस दैट, अब हम पढ़ेंगे कि बर्ड लिविंग इन नेचर ले एग्स ओनली सीजनली। बर्ड्स जो अंडे देती हैं वो सीजनली देती हैं, परमानेंट नहीं है कि हर महीने ऐसे कुछ, सीज़न के अकॉर्डिंग देते हैं। लेकिन जो बर्ड्स होती हैं कैप्टिविटी में, जो पोल्ट्री फार्म्स में रखा जाता है ताकि वो अंडे वगैरह दे, उनको बोला जा सकता है, उनको फोर्सफुली पूरे साल अंडे दिलवाए जा सकते हैं। इस केस में क्या होता है, लेइंग एग, यानी जब ये हम बात कर रहे हैं कैप्टिविटी की, तो अंडे देना कहीं भी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, बट एक कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन है ह्यूमन वेलफेयर के लिए। यहाँ पे उनको ऐसा बनाया गया है, ऐसे फोर्स किया जा रहा है कि वो अंडे देंगे, किसके लिए, ह्यूमन के फ़ायदे के लिए। तो रिप्रोडक्शन से उसका कुछ लेना देना नहीं है कि वो नेचुरली ऐसे कर रहे हैं और हमें अंडे मिलते जा रहे हैं। वो हम लोगों ने उनको ऐसा बना दिया है बाय एनी टेक्निक कि वो अंडे पूरा टाइम देते हैं। जो फीमेल होती हैं प्लेसेंटल एनिमल्स में, ठीक है, जो प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं, ह्यूमन्स आर ऑल्सो मैमल्स, जिनके वार्म ब्लड होता है, बॉडी पे हेयर होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मैमल के, आपने पहले भी पढ़ा है। वो साइक्लिकल चेंजेस शो करते हैं, ठीक है, एग्जिबिट साइक्लिकल चेंजेस किसकी एक्टिविटीज़ में, ओवरीज की और एसेसरी डक्ट्स की एक्टिविटीज़ में। और हार्मोन्स, मतलब उनके हार्मोन्स भी चेंजेस दिखाते हैं रिप्रोडक्टिव फेज में। ये बात हो रही है प्लेसेंटल मैमल की, ठीक है। और अगर बात करें नॉन प्रिमेट मैमल्स, यानी कि जो मैमल्स नहीं होंगे, जैसे कि काउ, शीप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर, नॉन प्रिमेट मैमल्स, यानी कि मैमल्स तो हैं लेकिन वो जो हमारी एक प्रिमेट कैटेगरी हो जाती है जिसके अंदर सारे हमारे ये मंकीज़ आ जाते हैं, गुरिलाज आ जाते हैं, उस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते, नॉन प्रिमेट उसको बोला गया है। थोड़ा सा डिटेल में आपको मैं प्रीमेट्स के बारे में और बता देती हूँ। प्रीमेट हम नॉर्मली उन कैटेगरी में एनिमल्स को मान के चलते हैं जिनका जो मतलब फीचर्स, जैसे कि वो थोड़े से बड़े होते हैं साइज़ में, ब्रेन उनका थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, उनकी आइज़ ऐसे आगे की तरफ होती हैं, प्लस वो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा डेप्थ परसेप्शन ले सकते हैं, फील्ड को देख सकते हैं। नॉर्मली विद ब्रेन साइज़ उनका बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू अदर एनिमल्स। तो मैमल्स जैसे कि ये काउ, शीप, रैट, डियर, डॉग, ये सब मैमल हैं, बट क्या है कि ये प्रीमेट नहीं है, दीज आर नॉन प्रीमेट।
ये साइक्लिकल चेंजेस शो करते हैं रिप्रोडक्शन के टाइम पे, जिसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रस साइकिल। ठीक है, इनकी तरफ से जो चेंजेस देखने को मिलते हैं रिप्रोडक्शन के टाइम पे उसको ऑस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। जबकि प्रीमेट्स के अंदर जब हम कोई चेंजेस देखने की बात करते हैं किसके अंदर, प्रीमेट्स में, तो जैसे कि मंकी, एप और ह्यूमन, उनके अंदर जो साइक्लिकल चेंजेस होता है रिप्रोडक्शन के पहले या बाद में, उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये दो तरह के साइकिल होते हैं जो हम मैमल्स के अंदर देखते हैं। कई मैमल्स, स्पेशली दोज लिविंग इन नेचुरल वाइल्ड कंडीशन, एग्जिबिट सच साइकिल्स ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन। एक और चीज़ आ गई जो ध्यान देने वाली है, कई ऐसे मैमल्स हैं जैसे कि जो नेचुरल और वाइल्ड कंडीशन में रह रहे हैं वो चेंजेस दिखाएंगे कब, सिर्फ फेवरेबल सीजन में, जब उनके हिसाब से कंडीशन ठीक होगी तब वो चेंजेस दिखाएंगे अपने रिप्रोडक्टिव क्या कहते हैं फेज में। जस्ट अ मिनट नाउ, इसलिए हम उनको सीजनल ब्रीडर्स बोलते हैं, यानी कि जो अपने फेवरेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग अपनी चेंजेस दिखाते हैं, उनके साइकिल में चेंजेस आते हैं, उनको सीजनल ब्रीडर्स बोलते हैं। Many other mammals are reproductively active throughout their reproductive phase and hence are called continuous breeder. कुछ होते हैं जो सिर्फ सीज़न के अकॉर्डिंग चेंजेस दिखाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मैमल्स पूरे लाइफ टाइम रिप्रोडक्टिव फेज़ मतलब वो एक्टिव होते हैं, उनका रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी वॉट एवर इट इज़ वो एक्टिव रहती है, तो इसलिए हम उनको कंटिन्यूस ब्रीडर बोलते हैं। नाउ जब हम बूढ़े हो जाते हैं, क्या हम कोई चीज़ अगर कोई बूढ़ी हो रही है या कोई ओल्ड एज में आ रही है तो हम उसको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? The end of reproductive phase can be considered as one of the periods of senescence or old age. यानी कि वो पीरियड जब रिप्रोडक्टिव फेज एंड होने लगता है और ओल्ड एज आने लगती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज का एंड बोलते हैं। कुछ बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं जैसे कि स्लोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म, उनकी बॉडी के अंदर जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो अपने आप धीरे हो जाते हैं, वो इतने एक्टिव नहीं रहते। ये जैसे कि बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो होना एक कॉन्कॉमिटेंट चेंजेस है, मतलब कि जैसे जैसे ओल्ड एज आएगी एकदम उसके साथ साथ बॉडी का मेटाबॉलिज्म होगा, झुर्रियाँ पड़नी शुरू होंगी। तो ये चेंजेस क्या हैं, एक साथ लगे हुए हैं, मतलब आपस में लिंक्ड हैं, एक होगा तो दूसरा भी अपने आप ही होगा। ऐसे चेंजेस को हम कॉन्कॉमिटेंट चेंजेस बोलते हैं। और ओल्ड एज, जैसे ही ओल्ड एज आती है उसके कुछ टाइम बाद इट ऑटोमेटिकली लीड्स टू डेथ सॉरी इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। अगर हम बात करते हैं प्लांट और एनिमल दोनों की, तो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं तीनों फेजेस के बीच में जो भी चीज़ें होती हैं। हार्मोन्स के चेंजेस की वजह से चेंजेस देखने को मिलते हैं। जो इंटरेक्शन होता है हार्मोन्स में और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में, वो क्या रेगुलेट करता है, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को रेगुलेट करता है। एंड द एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब कि हार्मोन्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के मिलने से, उनके एक साथ काम करने की वजह से कई सारे रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस देखने को मिलते हैं या कंट्रोल होता है रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। दूसरी चीज़, जो भी ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर है उस चीज़ पे काफ़ी डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आ जाती हैं पूरी की पूरी हार्मोन के अंडर, प्लस हमारे बॉडी किस तरह फंक्शन करती है। नाउ ये तो हमारा पार्ट थर्ड था रिप्रोडक्शन का, जिसमें हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और ये 3 इवेंट हम देखने को मिलते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसको एक बार हम लोग स्टडी कर लेते हैं। जब मेच्योरिटी आ जाती है, सारे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, कुछ इवेंट और प्रोसेसेस शो करते हैं जिनमें सिमिलैरिटी होती है। चाहे ऑर्गेनिजम्स अपने आप से दूसरों से स्ट्रक्चर्स में बहुत अलग हों, लेकिन कुछ प्रोसेसेस हैं जो सब में कॉमन हैं, जो होते ही होते हैं। ठीक है, नाउ द इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो इलेबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स फॉलो अ रेगुलर सीक्वेंस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है काफ़ी इलेबोरेट है, लंबा है, प्लस कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कॉम्प्लेक्स होती हैं। स्टिल ये ये एक ऐसी चीज़ है जो एक सीक्वेंस के साथ होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। कैसे आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पता लगाते हो, फ्यूजन होता है या फिर उसको फर्टिलाइजेशन बोल सकते हैं, जब मिलते हैं कौन, मेल और फीमेल गैमेट आपस में, और उसकी वजह से क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ जायगॉट होता है एंड देन एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब जायगॉट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो में
एंड फाइनली वो जो प्रोसेस पूरा होता है एम्ब्रियो फॉर्मेशन का, वो सब कुछ आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फॉर कन्वीनियंस, हमें पता है कि ये लंबा प्रोसेस है, बहुत टाइम लेता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। द फर्स्ट वन इज़ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, the second is fertilization event and the third one is post fertilization event। तो हम एक एक पार्ट में एक एक इसको पढ़ेंगे प्रोसेस को कि कैसे कैसे होता है। तो ये तो पार्ट थर्ड था जिसमें हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक पढ़े सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कि कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इस सीरीज़ के और पार्ट्स देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वरना डायरेक्टली मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट में या फिर होम पेज पे आपको बायोलॉजी सेक्शन के अंडर रिप्रोडक्शन सीरीज़ विद इंडियन स्टडी यूट्यूबर मिल जाएगा और उसके अंदर सारे पार्ट आपको मिल जाएंगे। वरना नीचे मैं लिंक पेस्ट कर दूँगी उस प्लेलिस्ट का जिसमें आपको ये सारे चैप्टर, सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।